मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे भारत चीन संबंध यानी भारत की चीन के प्रति और चीन के भारत के प्रति विदेश नीतियां जो अभी तक रही हैं वो संबंध कैसे रहे हैं, स्पेशली इनकी आज़ादी के पश्चात। तो अपन जो सामान्य अपने एक सोच अपने बनी हुई है वो है कि स्वप्नदर्शिता अदूषिता एक चीनी विश्वासघात की कहानी है। यानी यूँ माना जाता है कि इंडियन जो पॉलिटिशियन है इन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया था चीन को लेकर उनकी पॉलिसीज को बनाने में, और चीन ने उनके साथ विश्वासघात किया है। ये कहानी अपना आज के समय अपने जो सामान्य अपने विचारों में पाई जाती है। तो ये किस तरह से कैसे बन पाई, क्या पॉलिसी इंडिया ने अपनाई और क्या चाइना के द्वारा अपनाई गई, अपन देखेंगे। शुरुआती में जो होता है भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ संबंध, व्यापार संबंध विद्यमान थे। ये विश्वास था। बौद्ध धर्म जो है चाइना के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी फल फूल रहा था। और दूसरा ये था कि चीन को भी अपनी स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा के लिए पाश्चात्य और जापानी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ रहा था। इंडिया को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ रहा था। और तीसरा ये था कि चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि हिमालय बीच में पड़ता है, तो इस वजह से भारत को ऐसा विश्वास था। और अंतिम कहानी है कि पंडित नेहरू जो अपने प्रधानमंत्री थे उनका इनकी जो चीन की जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसके प्रति उनका गहरी सहानुभूति रखते थे। इस वजह से उनके प्रति विदेश नीति जो है ना आक्रामक नहीं बना पाने की एक वजह मानी जाती है। तो इन सब वजह से भारत और चीन के संबंध अच्छे शुरू में बने रहे। चीन जो है 1949 में वहाँ पे चीन की आज़ादी जो अपन देख पाते हैं, भारत के आज़ादी के 2 वर्ष बाद में ये घटना हुई थी। तो इंडिया ने सबसे पहले चीन को मान्यता दी थी और अमेरिका और जैसे कंट्रियों के विरोध के बावजूद भी हमेशा इसका सपोर्ट किया था। अब अपन देखते हैं कि भारत चीन संबंधों का इतिहास। तो भारत चीन संबंधों का इतिहास मुख्यतः अपन देखते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं भारत चीन संबंधों का इतिहास अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। भारत चीन संबंध प्रमोद काल, और भारत चीन संबंध टकराव और तनाव का काल, और भारत चीन संबंध संवाद का काल। यानी प्रमोद काल वो जब अपने रिश्ते ज़्यादा अच्छे से बंधुता वाले थे और अच्छे से फल फूल रहे थे, और उसके बाद टकराव तनाव का काल रहा। उसके बाद में संवाद काल, यानी आपस में इन दोनों ने वापस से कम्युनिकेशन करना शुरुआत की। तो प्रमोद काल 1949 से 57 तक लगभग 8 साल का अपना रहता है। 49 में जो चाइना का इमरजेंसी होती है उसके बाद में। तो चियांग काई शेक वहाँ के जो नेता थे, तो चियांग काई शेक ने भारत की यात्रा की थी, और जापान जो साम्राज्यवाद था, जापान ने चाइना के ऊपर कब्जा किया हुआ था उसके खिलाफ, या जो युद्ध था उसके खिलाफ भारत में भी सहानुभूति रहती थी इनके खिलाफ। तो 1914 में चीन में साम्यवादी क्रांति का भारत ने स्वागत किया था, और यूरोप में भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें चीन को आक्रांता घोषित किया गया था। कोरियाई युद्ध के समय ऐसा हुआ था, उसमें भी चीन का सपोर्ट भारत ने किया था। और सितंबर 1950 में जापानी संधि में भारत इसलिए नहीं शामिल हुआ था क्योंकि चीन उसमें शामिल नहीं किया गया था। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में चीन की वजह से भारत ने उनके दृष्टिकोण के हित में इनका सपोर्ट किया था। इसके बाद अपन देखते हैं 1944 और 57 के बीच में प्रमोद काल जो कहा जाता है, दोनों राष्ट्रों के मध्य एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता था जिसमें भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों का चीन को सौंप दिया था। यानी जो ब्रिटिश राज द्वारा सौंप के गए थे इंडिया को, तिब्बत के ऊपर अतिरिक्त देशीय जो अधिकार थे उन्होंने चाइना को दे दिए थे। फिर अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन होता है एशियाई कंट्रीज़ का, तो उसमें भी चाउ एन लाई और नेहरू ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया। तो साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू के जो इसी नीति को लोग कुछ तुष्टिकारी नीति भी कहते हैं। तो इन सब ये जो 57 तक का काल था उसमें भारत चीन के संबंध काफ़ी मधुर बने रहे। इसके बाद में आता है भारत चीन का टकराव और तनाव का काल। टकराव और तनाव का काल 1957 और से लेकर 1978 तक। तो 1957 के बाद में क्या होता है एक्चुअल में, सबसे बड़ी वजह बनती है तिब्बत समस्या। तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है, यानी भारत के नॉर्थ में चाइना और दोनों के बीच का एक बफर स्टेट इसको मान सकते हैं।
तो भारत को अंग्रेजों से तिब्बत के संबंध में कई अधिकार मिले थे, जैसे लहासा में तिब्बत की राजधानी में एक भारतीय राजनीतिक एजेंट रख सकते हैं, और ये 2-3 जो शहर हैं इनमें हम व्यापारिक एजेंसी स्थापित कर सकते हैं, और व्यापार मार्ग पर डाक एवं तार के दफ्तर रख सकते हैं। ऐसे करके एक छोटा सैनिक दस्ता भी रख सकते हैं। अपने आप में बहुत बड़े अधिकार इंडिया को मिले हुए थे। पर चीन के द्वारा तिब्बत पर अपना अधिकार हमेशा से जताया जाता रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पहले तिब्बत हमेशा चीन का एक भाग रहा है इस तरीके से। तो 1950 में चीन ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने इस परिवर्तित परिस्थिति में चीन से वार्ता कर लेना उचित समझा, और 1953 में 3 साल बाद में वार्ता शुरू होती है, और भारत तिब्बत को एक चाइना के अंग के रूप में स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं क्या होता है। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री भारत पधारते हैं, और संयुक्त घोषणा में पंचशील के प्रति दोबारा अपना विश्वास प्रकट किया जाता है। पंचशील की जो नीति थी भारत और चाइना के बीच में मुख्यतः ये बनाई गई थी, यानी एक दूसरे का सहअस्तित्व, सहयोग और अनाक्रमणारी, और दूसरे उनके जो घरेलू मामलों में हस्तक्षेप जैसी ये नीतियाँ इसमें 5 मानी गई थी, उसको ये फॉलो कर रहे थे। इसमें बार बार विश्वास प्रकट करते रहे थे। लेकिन फिर एक नई घटना घटती है। तिब्बत के खम्पा सेक्टर में बड़े से पैमाने पर चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया था, जो 1959 तक चलता रहा। तो इस विद्रोह की वजह से इस विद्रोह को दलाई लामा का सपोर्ट प्राप्त था, बहुत छोटी एज के थे। तो कठोरता के साथ इसका विद्रोह को कुचल डाला चीन ने। तो उस कंडीशन में जब जान बचाने दलाई लामा ने अपने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली। राजनीतिक शरण मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक लेटर निकाल के यूँ कहती है कि हमारे देश में राजनीतिक शरणार्थी के रूप में रहेंगे, यानी इंडिया का इनको सपोर्ट प्लस इनकी सिक्योरिटी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई। हिमाचल प्रदेश में इनको एक छोटे से गांव में वहाँ पे अभी भी रहते हैं। तो इस वजह से चीन किस कहानी से शत्रुतापूर्ण कार्य बताया, यानी समाज कुछ बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया ने उनको शरण दे दी यहाँ पे। तब से ही ये मुद्दा हमेशा भारत चीन के बीच में एक समस्या वाला मुद्दा रहा है। इसी मुद्दे की वजह से आगे चल के भारत चीन सीमा विवाद है, और आगे भी अपने को युद्ध जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो सीमा विवाद शुरू होता है। साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े हिस्से को चीन का अंग दिखा दिया जाता है। भारत ध्यान दिलवाता है, लेकिन फिर वो कहते हैं गलती हुई है या फिर जो भी है, लेकिन धीरे धीरे वो पता चलता है कि ये उनकी जानबूझ के किए हुए कार्य हैं, कि ताकि भारत पे दबाव बना रहे। फिर 1954 से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक दस्ते और टुकड़ियाँ भेजनी प्रारंभ कर देते हैं। 1959 में चीनी सरकार ने लिखा है कि सीमाओं का भी निर्धारण नहीं हुआ है, तो जहाँ पर अपनी स्थिति है वहाँ पे खुद का ही कब्जा माना जाएगा। तो ऐसी ही परिस्थितियों में अक्टूबर 1962 में अपन देखते हैं कि भारत पर साम्यवादी चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। लद्दाख में 2 मोर्चों पर आक्रमण करता। लद्दाख में गलवान घाटी, जो हाल में ही फिर से चर्चा में रही थी, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया। इसके अलावा इन्होंने नीचे भी, यानी लद्दाख से नीचे की साइड में भी इन्होंने उत्तर पूर्वी सीमांत एरिया में इन्होंने अपनी सेना की टुकड़ियाँ भेज के वहाँ पे भारत पे आक्रमण किया। भारत की इस संबंध में जो युद्ध चला था उसमें हार हुई थी। हार होने की बहुत सी वजह हैं जो अपन आगे देखते हैं। तो चीनी आक्रमण के कारण जो लोग समझते हैं वो मुख्यतः ये माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर वीपी दत्त के अनुसार माने जाए, जो समझ है कि चीन अपने शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, भारत को निर्बल प्रदर्शित करना चाहता था, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपमानित करना चाहता था, क्योंकि अटैक करता है चाइना, इंडिया की सीमाओं में आता है क्षेत्र में, और फिर वापस खुद से इस युद्ध बंदी की घोषणा करके वापस पीछे चला जाता है। तो इसके ये 2-3 वजह मान सकते हैं कि भारत को निर्बल प्रदर्शित करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर कोई कब्जा किया नहीं। तो संक्षेप में आक्रमण के निम्नलिखित कारण थे। चीन विस्तारवाद की नीति का प्रदर्शन करना चाहता था, और वह भारत को लोकतांत्रिक पद्धति से उन्नत करने में सफल न होने दे, इसके लिए युद्ध का बोझ डालना चाहता था, ताकि इंडिया का ध्यान युद्ध जैसे हथियार वगैरह खरीदने में चला जाए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई को शरण देने के कारण उसे हमसे रोष था। ऐसे ये जो मुख्य कारण थे ये माने जाते हैं कि चीन ने भारत पर अटैक क्यों किया।
अब जो अचानक युद्ध विराम हुआ, चीन ने अपनी तरफ से जो घोषणा की, उसके भी बहुत से कारण माने जाते हैं। जो मोटा मोटी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहता है कि चीन युद्ध प्रेमी नहीं है, बल्कि उसे बाध्य होकर लड़ाई करनी पड़ी थी। और दूसरी बात है, उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो गई थी। भारतीय प्रतिष्ठा को दोनों मिलाना था, नहीं कि उनको पता था कि भारत पे कब्जा करके लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अमेरिका और ब्रिटेन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता तेजी से इंडिया को मिलने लग गई थी। तो चीन नहीं चाहता था कि एक बड़े युद्ध में उलझ जाए। तो और सोवियत संघ भी चीन के इस आक्रमण को उचित नहीं समझता। तो कुल मिला के चीन के इस आक्रमण को सपोर्ट नहीं मिल पाता अंतर्राष्ट्रीय रूप से। तो यहाँ पे आके अपने को पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेहरू की जो भी नीतियाँ हैं उसको सपोर्ट कर रहा था, यानी इंडिया को सपोर्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा, न कि चाइना के द्वारा। तो अपन ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भी नीतियाँ थी नेहरू की वो एकदम विफल थी। भारत की पराजय के कारण अपन नॉर्मली अपने को पता है कि चीन हिमालय की उस साइड से आता था, तो यानी हाइट पे ज़्यादा हाइट पे उनके सैनिक युद्ध करते थे, अपने नीचे की साइड में होते थे। हाइट से जो हाइट के ऊपर जो आक्रमणकारी का होता है उसको कुछ बेनिफिट मिलता ही है, तो इस वजह से उनके लिए ज़्यादा आसान था युद्ध लड़ना। दूसरा ये था कि भारत की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। अपने को अभी भी यही विश्वास था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, तो कभी अटैक नहीं करेंगे, तो अपनी कोई पूर्व तैयारी भी नहीं थी। इसके बाद में कोलंबो प्रस्ताव आता है। कोलंबो यानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कई देशों के जो मध्यस्थता द्वारा, यानी जिसमें बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया जैसे छोटे छोटे जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा एक समझौता करने की कोशिश की गई थी। कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बन पाया, क्योंकि इंडिया ने कभी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा खुल के कोई चर्चा भी नहीं की और न ही इसका कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। मुख्य उद्देश्य ये था कि चीन अपनी वर्तमान रेखा से 20 किलोमीटर पीछे अपनी सैनिक चौकियाँ डाले और जो वर्तमान नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा मान लिया जाए, क्योंकि इस समय ये माना गया था कि कोई निश्चित सीमा का नहीं है। आज के समय भी ऐसी कंडीशन है, तो जहाँ पे जैसी कंडीशन है, जहाँ पे उनके सैनिक हैं वहाँ उनका एरिया माना जाता है, और जहाँ पे अपने सैनिक हैं वहाँ पे अपना एरिया माना जाता है। फिर इश्यू बनता है चीन पाकिस्तान के संबंध। इस बीच चीन पाकिस्तान के संबंध इस समय ज़्यादा पॉजिटिवली आपस में दोस्ती के बढ़ते अपने को दिखने लग जाते हैं। और पाक अधिकृत कश्मीर जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की, अपने जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाक POK अपन बोलते हैं, जो पाक के कंट्रोल में है, उसका लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चीन को सौंप दिया जाता है कराकोरम दर्रे के पास में। और ये वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर आपस में टच होते हैं। तो इस एरिया को उसका चीन को सौंपने का मतलब है कि भारत जो पूर्व में यूरोप जो चीन था, अब वो पश्चिमी साइड से भी उसके चीन के बॉर्डर उससे टच होने लग गई। और भारत जो युद्ध की दृष्टि से ज़्यादा की कंडीशन भारत की ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है इस वजह से। फिर अगला काल आता है संवाद का काल, यानी वो काल जिसमें युद्ध जैसे कार्य या फिर आक्रमणकारी कार्य बंद होते हैं और वापस में दोनों देश आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। तो बातचीत शुरू होती है लगभग 15-17 साल के बाद में। 1975 में टेबल टेनिस की प्रतियोगिता कोलकाता में होती है, वहाँ चीनी खिलाड़ियों के एक दल को भाग लेता है उसमें। तो फिर से ये शुरुआत होती है। बीच में जनता पार्टी की सरकार आती है, अपने को पता है। तो जनता पार्टी सरकार जो आती है 77 में, उसके बाद से फिर से क्योंकि सरकारें बदली हैं तो विदेश नीति भी थोड़ी बदलती है। फिर से चीनी विदेश मंत्री वगैरह आते हैं जाते हैं, ये सब जुड़ते हैं। मुख्य वजह ये मानी जाती है उस समय चीन को पता चल गया था कि आपस में ऐसे उलझने की बजाय चीन भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे अपने उत्पादों को खपाया जा सकता है। तो उस मार्केट को ओपन करने के लिए चीन के द्वारा वापस से कम्युनिकेशन स्थापित किया गया, जिसका फ़ायदा वो अभी तक भी उठा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट चाइना के अपने यहाँ पे अपने मार्केट में बिकते हैं सब इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने वापस इसमें यूँ मान के कि दोनों देशों को फ़ायदा होगा और अपने मार्केट प्राप्त करने के लिए इन्होंने वापस से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो काल कहलाता है, ये डायलॉग आपसी कम्युनिकेशन का काल कहलाता है। दोनों तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के प्रयास होते हैं। भारत की तरफ से हमेशा से ही रहे हैं, और चाइना के द्वारा फिर से बातचीत करने का जब शुरुआत होती है तो भारत फिर से बातचीत करना शुरू करते हैं, और दोनों देशों के हित को ध्यान में रखते हुए सहयोग और सहअस्तित्व को फिर से आज के समय कंडीशन ये बनी हुई है कि दोनों देश आपसी सीमाओं पे वार्ता कर रहे हैं, और अभी तक कोई सीमाओं पे सहमति नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से
जो व्यापार है उसमें गतिरोध उत्पन्न नहीं होना देना चाहते। कुछ एक दो प्रोग्रेसिव जो स्टेप हैं वो भी बने, जैसे भारतीयों को मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाना होता है तो तिब्बत होकर निकलना होता है, तो ये जाने की अनुमति चीन ने भारत को दी है। तो कोई छोटे मोटे जो यूँ मान सकते हैं चाइना की तरफ से सपोर्टिव कोई ऐसा एक्शन हुआ है, बाकी अभी भी सीमाओं को लेके तनातनी बनी हुई रहती है। और चीन हमेशा ही अटैकिंग नीति रखता है ताकि भारत हमेशा ही सीमाओं को लेके एक दबाव की स्थिति में बना रहे। तो ये थे भारत और चाइना के संबंध। अपन अगर क्वेश्चन आता है तो हाल के फिलहाल के जो भी फिंगर टिप वगैरह या जो भी अपने हैं जो घटनाएं हुई थी वो भी इसमें अपन डाल सकते हैं।